आज अपन पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। पहले अपन पढ़ चुके हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण जो था राजनीतिक परिभाषा, उसके बाद में उभर के आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अब एक नया टर्म आता है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर पहले लगाया हुआ है। उत्तर का मतलब यहाँ उत्तर दिशा से नहीं है, उत्तर का मतलब है पश्चात, यानी पोस्ट, जो इंग्लिश में समझ आता है पोस्ट, प्री और पोस्ट जो होता है इंग्लिश में, तो प्री यानी पहले का, पोस्ट यानी बाद में का। तो उत्तर व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद जो आया था, अपने को देखने को मिला था, तो उस व्यवहारवाद के पश्चात का जो व्यवहारवाद है, यानी उसमें कुछ अंतर आया, उस अंतर को उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। अब अपन इसमें यही पढ़ेंगे वो अंतर क्यों आया, क्यों व्यवहारवाद में परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ी। तो और जो बना के जो नया व्यवहारवाद आता है जिसको उत्तर व्यवहारवाद बोलते हैं, उसमें क्या अलग था वो अपन इसमें पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या था उसमें, उस व्यवहारवाद में ऐसी क्या कमी थी जो ये इसमें परिवर्तन करना चाहते थे। खास बात यही है कि उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन के द्वारा ही लाया गया था, यानी वो व्यक्ति जिसने व्यवहारवाद को स्थापित किया, उसी व्यक्ति ने परिवर्तन करके उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की है। तो ऐसी क्या दिक्कतें फेस की व्यवहारवाद ने, जो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला कार्य जो व्यवहारवाद द्वारा किया गया था, मनुष्य के व्यवहार को मुख्य विषय बनाया गया था राजनीति के अध्ययन को समझने के लिए। तो लेकिन गलती वहाँ पे ये हुई थी, अपने जो 8 आधारभूत थे उसमें अपने देखा था कि मूल्यों से निष्पक्ष रहते थे, यानी इनको ये मतलब नहीं होता था कि इनका उद्देश्य ये नहीं होता था कि राजनीति को अच्छा कैसे बनाया जाए, या राजनीति को का उद्देश्य जो व्यक्तियों के जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कौन सी शासन प्रणाली होनी चाहिए इसका अध्ययन करने का ना हो के केवल ये देखना होता है कि शासन प्रणालियाँ काम कैसे करती हैं, मनुष्य व्यवहार कैसे करते हैं। तो मूल्यों के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया था, इनकी जगह इन्होंने तकनीक को ज़्यादा मुख्य स्थान दिया था। वजह क्या थी कि ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते थे, तो अधिक से अधिक तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया और मूल्यों का छोड़ दिया। इसका आगे चल के रिजल्ट क्या हुआ कि ये एक्चुअल में समाज से कट गए, यानी लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये कुछ राजनीति में सुधार की कोई बात नहीं बताते थे, ये केवल प्रयोग करते रहते और राजनीति को समझने का दावा करते रहते, जबकि लोगों को ज़रूरत थी कि राजनीति को जो इस समय चल रही है उसको श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। तो ये प्रासंगिक नहीं रह गए, प्रासंगिकता तथा शाश्वतता का अभाव बना रहा है ना। प्रासंगिकता क्या होती है, यानी उस समय की जो कंडीशन होती हैं, जो प्रसंग उस समय का जो चल रहा था राजनीति में, उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं रह गया, यानी वो जो राजनीति उस समय चल रही है वो जैसे चल रही है केवल उसका अध्ययन करते थे, ये अध्ययन नहीं करते थे कि इसको बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, अगर बदलना चाहिए तो क्या बदलाव लाने ज़रूरी हैं, और बदलाव के लिए सही बदलाव का तरीका कौन सा हो सकता है, ये कुछ नहीं बताते थे। तो एक्चुअल में समाज से कट गए थे। तो उत्तर व्यवहारवाद लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये प्रासंगिकता वापस से स्थापित की जाए, राजनीति वैज्ञानिक हैं फिर से समाज से जुड़ें और अपने कर्तव्यों को समझें और राजनीति को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। इस तरीके से वो वापस प्रासंगिक हो पाएंगे, और ये किया जा सकता है कि वो वापस से वैल्यूज़ पे ध्यान दें। वैल्यूज़ मतलब राजनीति को श्रेष्ठ बनाने पे ध्यान दें, न कि केवल राजनीति का अध्ययन करने पे उनका ध्यान केंद्रित हो। तो डेविड ईस्टन ने खुद व्यवहारवाद का विरोध करके उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। वो क्या बोलते हैं अपन देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक यानी कठोर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है व्यवहारवाद द्वारा। ईस्टन ने यह भी कहा है कि विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए विरोध के से पुरस्कृत अभिन्न है उत्तर व्यवहारवाद का। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मानव और समाज व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल आवश्यक है, उचित भी है। परंपरावादी ये कहते थे, अपन ने देखा था कि वो कहते थे कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानवीय व्यवहार इस तरीके का व्यवहार होता है कि उसको एक सा नापा नहीं जा सकता, उसके कोई नियम नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अजीब अजीब का बिहेवियर करता है। किसी सारे व्यक्तियों का बिहेवियर एक सा नहीं होता है। एक सी कंडीशन अगर रख भी दें तो भी, यानी किसी एक ही घर में जन्मे हुए दो भाई अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से पार्टियों को वोट कर सकते हैं, सेम कंडीशन में पले बढ़े हैं तो भी।
तो ये नहीं माना जा सकता परंपरावादी कहते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, वो तो अपने को करना है, बस करना ये है कि वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ अपने को मूल्यों को शामिल करना है इसके अंतर्गत, और वापस राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्रासंगिक होना है, समाज की समस्याओं पर ध्यान देना है, राजनीति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसमें जो संशोधन करने के लिए अपने प्रयास करने हैं। तो दो मुख्य नारे इन्होंने दिए थे, कर्म और प्रासंगिकता। यानी जो राजनीति वैज्ञानिक है वो केवल विश्वविद्यालय में बैठे बैठे प्रयोग ना करते रहें, राजनीति को समझने भर का कार्य ना करें, बल्कि कर्म करें, आगे चल के समाज में जाएं और अपना कर्तव्य निभाएं और प्रासंगिक बनें, यानी उस समय की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें और उनको सुलझाने का प्रयास करें। तो दो मुख्य छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता पे जोर देने और मूल्यों को शामिल करने की बात कही गई थी, जो व्यवहारवाद से मुख्यतः इनको अलग करती है। अब हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उदय के कारण क्या थे। उदय कारण क्या थे? 1969 में, यानी लगभग 10 साल बाद में ये उत्तर व्यवहारवाद लाते हैं। व्यवहारवाद 59 के करीब आता है और 69 में ये उत्तर व्यवहारवाद ले आते हैं। तो क्या कारण थे कि उत्तर व्यवहारवाद को लाना पड़ा उसी डेविड ईस्टन के द्वारा? तो पहला कारण ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद स्वयं कई व्यवहारवादी इन प्रयासों को अपर्याप्त या अपूर्ण समझने लगे, क्योंकि उनसे कुछ सारांश नहीं निकल पा रहा था। दूसरा ये था कि राजनीतिक विज्ञान को पूरी तरह विज्ञान बनाया जाना भी सही नहीं था, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तब ये भी माना गया कि इसको पूरी तरीके से केवल विज्ञान बनाया जाना भी गलत है, जो व्यवहारवाद का मुख्य जोर था। तीसरा ये था कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष, कि व्यवहारवादी जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे केवल तथ्यों पे ध्यान देते थे, आंकड़े इकट्ठे करते थे, उनका विश्लेषण करते थे, जबकि इनका मानना था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों का व्यवहार समझ में आ गया, राजनीति समझ में आ गई, उससे अपने कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपने को अगर राजनीति विज्ञान के जो व्यवहार को जानने के उद्देश्य से अपन नहीं जोड़ेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। और उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो है कि राजनीति में कैसे सुधार किया जाए। तो ये सुधार इसमें की जो मांग उसमें उठने लग गई थी। इस वजह से उत्तर व्यवहारवाद की परिस्थितियाँ बनती हैं और उत्तर व्यवहारवाद लागू किया जाता है। अब अपन देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण तथा मान्यताएं क्या हैं। व्यवहारवाद की अपन ने देखा है कि 8 लक्षण मान्यताएं थी। अब अपन देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण और मान्यताएं क्या हैं। उसमें 8 बताई थी। इसमें डेविड ईस्टन द्वारा कितनी बताई गई हैं? 7। तो 7 मान्यताएं बताई गई हैं और 7 अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? पहले है प्रविधि से पूर्वासार। प्रविधि यानी टेक्निक को प्रविधि बोलते हैं। तो टेक्निक से पहले सब्सटेंस यानी सार महत्वपूर्ण है, न कि तकनीक। तकनीक की बजाय अपना उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजनीति में सुधार। तो राजनीति में सुधार का उद्देश्य अगर नहीं हुआ तो कितनी ही तकनीक से अच्छा शोध किया गया, अपने लिए कोई, समाज के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि तकनीक से पहले उद्देश्य होना ज़रूरी है। उद्देश्य से युक्त जो भी शोध नहीं है वो शोध फालतू एक प्रोसेस है, जो फालतू मेहनत को ज़ाया किया जाना ही है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल यानी जो व्यवहारवादी थे जो पहले वाले, वो उनका काम था मनुष्य के व्यवहार को समझना, यानी वो राजनीतिक वो व्यवहार कैसे करते हैं। जैसे यूँ समझ लेना है कि व्यक्ति किसी पार्टी को वोट क्यों करते हैं, केवल ये जानना पड़ता है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि केवल ये जानने भर से अपना कोई फ़ायदा नहीं होना है, अपने को सामाजिक परिवर्तन पर बल देना है ना। यानी इस ज्ञान का प्रयोग अगर अपन समाज में परिवर्तन लाने में कर पाएँ तब तो इस अध्ययन का कोई उद्देश्य निकल पाता है, नहीं तो ये निरर्थक एक प्रयास रहता है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलना। तो अगर अपन यूँ समझें कि अगर राजनीतिक व्यवहार समझ लिया, लोग पता चल गया कि लोग किस पार्टी को वोट करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो फिर पार्टियों में इस तरीके से सुधार किया जाए ताकि लोगों के अधिकतम बहुमत उनको मिले और वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।
तो ऐसा सामाजिक परिवर्तन अगर अपन कर पाएँ तब तो उस अध्ययन का कोई महत्व है या फिर उसका कोई सार निकलता है। तीसरा, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। बड़ा इम्पोर्टेंट है विश्वसनीय निदान, यानी जो समस्याएं होती हैं उस समय की जो समस्याएं थी उनके निदान की ज़रूरत है, न कि समस्याओं को समझने की समस्याएं क्यों हैं। इसकी बजाय ये अपना उद्देश्य होना चाहिए कि ये समस्या का निराकरण या फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो। जैसे परमाणु अणुबम का भय है, अपन समस्याएं देखेंगे उस समय के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तो अणुबम का जो भय था, उस अणुबम के भय को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अपना उद्देश्य ये होना चाहिए था। ये अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और यूएसएसआर में शीत युद्ध क्यों है, ये इसका अध्ययन करने के बजाय इस शीत युद्ध को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये अपना केंद्रीय विषय होना चाहिए। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या थी। तीसरा, दूषित वातावरण के खतरे थे। और भयंकर गरीबी हमेशा से ही बना रहा हुआ है। तो ये ऐसे मुख्य जो अपने समाज में कमियां या फिर बुराइयां कह लो हमेशा से ही बनी रही हैं। तो इनके निराकरण पे अपना ध्यान होना चाहिए, न कि ये गरीबी क्यों है केवल इस पे ही अपना शोध होके रह जाए। अगला है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। ये अपने देखा कि व्यवहारवाद और उत्तरवाद में मुख्य अंतर ही क्या है, मूल्य के शामिल नहीं करते व्यवहारवादी, और उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जब तक किसी शोध के साथ या जो भी ज्ञान जो भी लिया जा रहा है उसके साथ उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, समाज के लिए वो कोई मतलब ही नहीं रखेगा, अगर वो समाज का कोई भले से नहीं जुड़ा होगा, तो वैल्यू को शामिल करना ज़रूरी है। राजनीति को श्रेष्ठ या उसमें संशोधन के सुधार करने की वैल्यू से जुड़ा हुआ शोध ही अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो उत्तर व्यवहारवादी मूल्य को शामिल करते हैं। फिर आता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी वही जो राजनीतिक वैज्ञानिक जो व्यवहारवाद का अध्ययन करने में जुटे हुए मनुष्य के व्यवहार का, तो उनकी भूमिका डेविड ने उनकी भूमिका याद दिलाई है। और वो भूमिका क्या है कि केवल मनुष्य के व्यवहार को जानने के यंत्र ना रह जाओ, आप समाज को बदलने की, समाज की समस्याओं के निराकरण की के जो उद्देश्य से भी युक्त आप हों। तो बुद्धिजीवियों की भूमिका है कि अगर उनको ऐसा ज्ञान है मनुष्य व्यवहार कैसे करते हैं, राजनीतिक व्यवहार कैसे करते हैं, तो उस ज्ञान का प्रयोग करें ना। ये ना हो कि केवल विश्वविद्यालय में बैठे रहें और अपना कर्तव्य, जो उनका मुख्य कर्तव्य है वो समाज में सुधार ला सकते हैं अगर ज्ञान है, तो उसका वो ज्ञान का प्रयोग ना करें। तो इनका उत्तरवाद का उद्देश्य क्या था कि ऐसे बुद्धिजीवी अपनी भूमिकाओं को समझें और उसको अपने कर्तव्य को पूरा करें। छठा है क्रमनिष्ठ विज्ञान, एक्शन साइंस की उत्तर व्यवहारवादी हैं वो केवल ज्ञान को जानकर ना रह जाएं, उस ज्ञान का प्रयोग करें, है ना। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्ञान का क्रियात्मक होना है, नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क, यानी नॉलेज जो भी इन्होंने प्राप्त किया है उसका यूज करें, क्योंकि आपके पास ही वो नॉलेज है, दूसरों के पास में नहीं है। आपने अगर वो नॉलेज मिला आपको तो उसका वो प्रयोग करें, है ना। तो एक्शन साइंस बनाना है, न कि नॉलेज साइंस बन के रह जाना है। फिर सातवां व्यवसाय का राजनीतिकरण। जैसे आज के समय यूँ माना जाता है, मान लो कि कॉलेज के लेक्चर हैं, अब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो मेरा कार्य कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है। अब ये मान के चलते हैं कि चूँकि मुझे अगर राजनीति का ज्ञान है, राजनीति विज्ञान के जो भी विषय है मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे उसका कुछ ज्ञान हुआ है, तो मेरा कार्य केवल इस ज्ञान को पढ़ाने तक सीमित ना रह जाए, जबकि उससे आगे बढ़ के मुझे कॉलेज से आगे निकल के समाज में लोगों को मेरे इस ज्ञान से मैं लाभान्वित कर सकूं, या फिर उसका प्रयोग करके समाज में कुछ सुधार कर सकूं। उस उद्देश्य से मुझे युक्त होना चाहिए। और मुझे कॉलेज से बाहर निकल के अपने जो व्यवसाय है, यानी मेरा जो पढ़ाने का व्यवसाय है, उसका राजनीतिकरण करना ज़रूरी है, यानी उसको राजनीति से जोड़ो और समाज के जो अशिक्षित लोग हैं या फिर जिनको राजनीति का ज्ञान कम है उनको बताऊं या उनके अधिकारों को बताया जाए, ताकि वो अपने मताधिकार या इनका प्रयोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये 7 बिंदु डेविड ईस्टन ने बताए थे जो उत्तर व्यवहारवादियों को करने चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आप इस क्वेश्चन में डालेंगे, बड़ा क्वेश्चन बनता है।
हर वर्ष एक बार व्यवहारवाद आता है, दूसरी बार उत्तर व्यवहारवाद जरूर आता है। ये बड़े में आए चाहे छोटे में आए, आना जरूर है। तो 7 पॉइंट उत्तर व्यवहारवाद के हैं और 8 पॉइंट व्यवहारवाद के हैं। आप इनमें से जितने भी याद रख पाओ अच्छी बात है, पर कम से कम ऊपर ज़रूर लिख दें कि इसके 8 बिंदु बताए थे और इसके 7 बताए थे। बताने वाले एक ही इंसान है, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन, आप इनका नाम याद रखेंगे। दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। 8 बिंदु कौन कौन से बताए हैं? पहला है प्रविधि से पूर्व सार, यानी अपना केवल टेक्निक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ज़्यादा उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और उद्देश्य क्या है? समाज में सुधार या समाज का विकास में अपना योगदान। दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल। दूसरा यानी समाज में को केवल समझ के नहीं छोड़ देना है, समाज में जो गलत या जो बुराइयाँ उनको सुधार के उद्देश्य अपने को रखना चाहिए। तीसरा समस्याओं का विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। समस्याएं जो समाज में हमेशा रहती है उनके निदान पे अपना ध्यान होना चाहिए, नहीं कि समस्याओं को समझने पर का। चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। वैल्यू अपने को रखनी है, वैल्यू के बिना कोई नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवा बुद्धिजीवियों की भूमिका है, वो अपनी भूमिका समाज के सुधार में अपनी लगाएंगे। और छठा है कम्युनिस्ट विज्ञान, यानी एक्शन साइंस बनानी है, न कि नॉलेज साइंस बना के रखनी है। सातवां व्यवसाय का राजनीतिकरण। जो राजनीतिक विज्ञानी है वो अपने विश्वविद्यालयों से बाहर निकलें और समाज में जाके अपनी ज्ञान का प्रयोग करें लोगों के भलाई में। तो ये सारे बिंदु अपने इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं।